जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार आपके लिए हिमालयी क्षेत्र में 20वीं सदी के प्रारंभिक काल तक व्याप्त अमानवीय और अपमानजनक प्रथा को लेकर जानकारी दे रहा हूँ। इस प्रथा के तहत शासक वर्ग और उसके सामंत बिना पैसा लिए अपनी प्रजा से मुफ्त में काम कराते थे, अर्थात प्रजा को पारिश्रमिक दिए बिना ही कुली बना दिया गया था। उत्तराखंड में इसे कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त के नाम से जाना जाता रहा है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए तब बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया था। संभवतः वह उत्तराखंड का पहला आंदोलन था। कुली बेगार विषय पर शोध करके कई पुस्तकें व शोध पत्र लिख चुके कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक के अनुसार यह प्रथा हिमालय क्षेत्र के लगभग हर राज्य में किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। तिब्बत में भी थी और हिमालय के सटे राज्यों मैदानी क्षेत्रों में भी थी। यहां तक कि यूरोप में भी यह कुप्रथा थी। यह बताना आवश्यक है कि खसों ने ही खसों को कुली बनाया था। कतियु राजा भी खस थे और उसके समय से ही यह बेगार प्रथा प्रारंभ होने के सबूत मिलते हैं। चूंकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की आबादी में आज भी खस मूल के लोग सबसे अधिक हैं और कतियुरियों से लेकर अंग्रेजों के समय में भी खस ही अधिक थे, इसलिए कुली का काम खसों के हिस्से में सबसे अधिक आया। अंग्रेजों के समय कुलियों की दशा पर 1823 में गिलियन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और वह बोल था खस कुलियों की दशा। इस तरह उन्होंने भी इसमें खस कुलियों का उल्लेख किया था, इस नाम का जिक्र किया था और इसलिए मैंने भी इस रिपोर्ट में खस कुली को ही आगे बढ़ाया है, क्योंकि तब ब्राह्मण लोग इस कुली बेगार प्रथा के अंदर नहीं थे, सिर्फ गोरखों के राज में ही वे आए और इस तरह अधिकतर जो कुली बेगार का काम था वो खस समाज के लोग करते रहे। गिलियन की यह रिपोर्ट कुलियों की दशा और उनके आर्थिक रिकॉर्ड पर केंद्रित थी। उत्तराखंड के दोनों मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में यह अपमानजनक प्रथा कब से शुरू हुई इसका कोई उल्लेख खास नहीं मिलता है, परंतु डॉक्टर शेखर पाठक मानते हैं कि यह कतियुरी शासन के समय भी थी और उसके बाद कुमाऊं में चंदों तथा गढ़वाल में पवारों के शासन में भी थी। इसके तहत शासक वर्ग और उसके सामंतों के लिए प्रजा से बिना श्रम का मूल्य दिए या कम मजदूरी देकर जबरन बेगारी कराई जाती थी। इनके बाद जब क्रूर, हिंसक व हृदय विहीन गोरखों ने भी यहाँ शासन किया तो उन्होंने इस प्रथा को क्रूरता से लागू कर दिया। ये गोरखे आम लोगों को किसी सभा या महत्वपूर्ण काम या बातचीत के नाम पर बुलाते थे और वहां उनसे जबरदस्ती काम कराने लग जाते थे। जो कोई अनाकानी करता था तो उसकी हत्या कर देते थे। पवार और चंदों के शासन काल में ब्राह्मणों को कुली कार्य नहीं कराया गया था, लेकिन गोरखों ने कहा ब्राह्मण के पांव पूजे जाते हैं, सिर नहीं, और उन्होंने ब्राह्मणों को भी कुली कार्य में लगा दिया था। गोरखे कहते थे ब्राह्मण को खुद पूजने हो, मुंड नहीं। बाद में सामंतवादी अंग्रेजों ने क्रूर गोरखों को मारपीट कर उत्तराखंड से भगा तो दिया, लेकिन कुली बेगार प्रथा को और कठोरता से लागू कर दिया। उन्होंने बाकायदा कानून बनाकर यह प्रावधान कर दिया कि जिस भी परिवार के पास भूमि है उसे कुली का कार्य करना ही होगा, उसे कुली का कार्य करना ही होगा। यह लोगों पर एक कानून की तरह थोप दिया गया था। इसमें उत्तराखंड की अधिकतर जनता आ गई थी। सिर्फ हुडकी, बादी आदि कुछ शिल्पकार ही बचे थे जो भूमिहीन थे। इस तरह उत्तराखंड के लोगों का अंग्रेजों की गुलामी के साथ ही बेगारी भी करनी पड़ी थी। जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी और शोषण की इस प्रथा का यह एक हिस्सा था। राजाओं के युग से चली आ रही बेगार प्रथा को ब्रिटिश शासन ने इस तरह अधिक अमानवीय बना दिया था। कतियुरी, पवार और चंद शासन तक और गोरखों के काल में भी इस प्रथा का कोई ऐसा नियम नहीं था। शासक वर्ग जब मन करता था प्रजा से काम कराने
के लिए बुला लेते थे और उनसे काम पे जोत दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने कानूनी जामा पहनाकर इसे अमान्य बना दिया और उन्होंने भूमि बंदोबस्तों में मनमानी धाराएं डालकर बेगार को नियमबद्ध बना दिया था। दोस्तों, आप बताता हूं कि यह कुली बेगार क्या है और इसके तहत कैसे काम लिया जाता था। कुली बेगार प्रथा 3 तरह की थी: कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। पहली है कुली बेगार। इसके तहत जब कोई ब्रिटिश अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण पर जाता था तो वहां के लोगों से बिना बेगार की यानी बिना पैसे दिए सामान एक गांव से दूसरे गांव पहुंचवाया जाता था। बेगार वस्तुतः एक ऐसा श्रम था जो बिना श्रम का मूल्य दिए या कम मजदूरी देकर जबरन कराया जाता था। दूसरी है कुली उतार। इसमें जब गांव के लोग सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते थे उसे कुली उतार कहा गया और कुली उतार काम करवाए जाने के एवज में बहुत कम मजदूरी का भुगतान किए जाने की परंपरा थी। हालांकि अंग्रेज इसको भी नहीं देते थे। तीसरी थी कुली बर्दाश्त। इसमें जिस गांव में ब्रिटिश अधिकारी रात को विश्राम करते थे उस गांव के लोग इन अधिकारियों के लिए खाद्य सामग्री और भी व्यवस्था करते थे। इसी तरह इलाके के दौरे पर आए अंग्रेज अधिकारियों, सर्वेयरों, शिकारियों, सैलानियों या सैनिक टुकड़ियों के लिए जो भी व्यवस्था थी वह मुफ्त में सामग्री ली जाती थी और यह व्यवस्था लोगों से कराई जाती थी। इन तीनों में सबसे अधिक शोषण कुली बेगार प्रथा में होता था। इसमें व्यक्ति को बिना मजदूरी दिए काम करने को विवश किया जाता था। वैसे तो कुली उतार, कुली बर्दाश्त में श्रम की न्यूनतम कीमत चुकाए जाने की अपेक्षा की जाती थी, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसे कार्य भी बिना किसी भुगतान के करवा दिए जाते थे। इस प्रथा के तहत विभिन्न ग्रामों के मुखिया यानी प्रधानों का दायित्व होता था कि वह एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित संख्या में कुली शासक वर्ग को उपलब्ध कराएगा। इस कार्य के लिए प्रधान के पास बाकायदा एक रजिस्टर होता था जिसमें सभी ग्रामवासियों के नाम लिखे होते थे और सभी को बारी बारी यह काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। भले ही उस व्यक्ति के घर में अपना काम हो, उसे खेती काम करना हो, घर में कोई बीमार हो, लेकिन उसकी बारी आने पर उसे कुली काम करना ही होता था। इसके अलावा शासक वर्ग के भरण के दौरान खान पान से लेकर ऐशो आराम की सुविधाएं भी आम आदमी को जुटानी पड़ती थी। पटवारी और प्रधान इसके स्थानीय व्यवस्थापक थे जो चूल्ही कुली यानी हर परिवार से एक कुली नियम के अनुसार हर परिवार से कुली मांगते थे। दरअसल सन 1814 और 15 के बीच नेपाल युद्ध के समय उत्तराखंड के लोगों ने क्रूर गोरखाओं के अमानवीय और अत्याचारपूर्ण शासन से निजात पाने के लिए अंग्रेजों को रसद पहुंचाने के लिए स्वयं कुलियों की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाई थी। 1915 में यहां अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया, लेकिन शुरू के लगभग 60-70 सालों तक इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ ज्यादा असंतोष नहीं दिखाई दिया। कुछ घटनाएं अवश्य हुई थी। संभवतः यह विरोध इसलिए नहीं हुआ कि लोग गोरखों को भगाने के लिए अंग्रेजों का सम्मान करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों के कुली बेगार को और अमानवीय बनाने के कदम उठाए गए तो लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी थी। आखिर अन्याय की भी एक सीमा होती है। इस अन्याय के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा फैलने लगा था, इसलिए भी कि अंग्रेजों ने जब अपने कमोड और अंगवस्त्र भी लोगों से धुलवाने शुरू किए तो यह असंतोष बढ़ने व फैलने लगा था। इसके बाद धीरे धीरे उत्तराखंड में इस कुप्रथा के खिलाफ विरोध के सुर सुराई देने लगे थे। उत्तराखंड में बेगार विरोध की आवाजें पहली बार 1893 में कांग्रेस के अधिवेशन और गवर्नर जनरल काउंसिल में उठाए गए प्रश्नों में दिखाई पड़ती है। 1903 में अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव के लोगों द्वारा बेगार देने से मना करना इस असंतोष की पहली अभिव्यक्ति थी। सरकार ने इस नाफरमानी के लिए 14 लोगों को 2 रुपया जुर्माना या कैद की सजा सुना दी थी। इसके विरोध में लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की और वे जीत भी गए। हाईकोर्ट ने लोगों को बरी करते हुए इस प्रथा को गैर कानूनी भी करार दे दिया था। हालांकि अंग्रेज सरकार बेगार को बनाए रखने के लिए कानून पास करने की लगातार कोशिश करती रही।
परंतु गवर्नर जनरल ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। इसके बाद 20वीं सदी के प्रारंभ में धीरे धीरे कुली बेगार के विरुद्ध आवाज उठने लगी थी। स्थानीय समाचार पत्र लगातार बेगार विरोधी खबर और लेख छाप रहे थे। इसी दौरान 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ और उसने खुलकर स्थानीय मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। उसने बेगार के खिलाफ एक मुहिम सी शुरू कर दी थी। वरिष्ठ पत्रकार व भारतीय जन संचार संस्थान में प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह इस बारे में कहते हैं कि जो कुली बेगार प्रथा जो है उत्तराखंड में एक तरह से अंग्रेजी शासन की बहुत ही क्रूर एक तरह से रणनीति थी कि किस तरह से यहाँ के समाज को दबाया जाए और एक तरह से अपना शासन किया जाए। तो उसका विरोध करने के लिए 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें एक तरह से भूमिका बनी जिसमें उत्तराखंड से बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। क्योंकि ये जो कुली बेगार प्रथा थी ये कुमाऊं अंचल में ज्यादा थी, तो इसलिए कुमाऊं के जो कांग्रेस के लीडर थे उस समय के, जिसमें बद्रीदत्त पांडे महत्वपूर्ण थे, उसमें गोविंद वल्लभ पंत भी थे, हरगोविंद पंत भी थे, और उसके अलावा एक विक्टर मोहन जोशी थे, शाह जी थे, श्यामलाल शाह थे। तो इन लोगों ने वहाँ जो है एक तरह से रणनीति बनाई उस अधिवेशन के बाद कि कैसे जो है कुली बेगार का अहिंसक तरीके से आंदोलन किया जाए। और बद्रीदत्त पांडे जो उस समय बहुत बड़े पत्रकार भी थे और कांग्रेस के लीडर भी थे, अल्मोड़ा से निकलने वाली जो शक्ति नाम की पत्रिका थी, शक्ति के संपादक हुआ करते थे। तो उन्होंने गांधी जी से इस आंदोलन को की रूपरेखा को लेकर के एक तरह से आशीर्वाद भी लिया था। और जब मकर संक्रांति 1921 के दिन उत्तरायणी का पर्व है जो वहाँ बहुत मनाया जाता है उत्तराखंड में, तो बागेश्वर में दो नदियां हैं, सरयू और गोमती। इनके संगम स्थल पर बागनाथ का मंदिर है, शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है वहाँ पर और बड़ी मान्यता उसकी है। तो आमतौर पर मेला लगता है इस दिन यहाँ, मतलब यहाँ लगभग एक महीने भर का बागेश्वर का मेला लगता है, तो बड़ी संख्या में भीड़ रहती है। तो इसका फायदा उठाते हुए बद्रीदत्त पांडे और तमाम बाकी नेताओं ने कुली बेगार के खिलाफ जो है एक आंदोलन छेड़ने की रणनीति बनाई और सरयू और गोमती के संगम से पानी लेते हुए, उसका आचमन करते हुए एक संकल्प लिया कि किस तरह से हम अंग्रेजों की इस भयानक प्रथा को उखाड़ फेंकेंगे। और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे, लगभग 50-60 हजार लोग जो है इकट्ठे थे और उन्होंने इकट्ठे संकल्प लिया और एक नए जयघोष के साथ उन्होंने कुली बेगार का विरोध किया। और उसके बाद जो ग्राम प्रधान लोग जो थे, जो उनका रजिस्टर बना के रखते थे किसी भी आदमी का कि आपको ड्यूटी पर जाना होगा, अंग्रेजों की डोली उठा करके ले जानी होगी और अंग्रेजों का सामान बिना किसी पैसे के ले जाना होगा, इस तरह का रजिस्टर बना के रखते थे। उन रजिस्टरों को छीन करके उस संगम में प्रवाहित कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत थी। और अंग्रेज का वहाँ डीएम भी था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए और कोई दबाने के लिए उन्होंने कोई वो कर नहीं पाए, कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि जनता की भीड़ इतनी ज्यादा थी और उसकी तुलना में पुलिस बहुत कम थी। तो इस वजह से जो है वो कुछ भी नहीं कर पाए और आंदोलन बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ। एक तरह से इसको अहिंसक क्रांति का नाम दिया गांधी जी ने। गांधी जी बहुत प्रभावित हुए इस आंदोलन से और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एक तरह से पूरा कुमाऊं इससे प्रभावित हुआ और पूरा बंद रहा और एक बहुत ही घृणित जो रणनीति, जो प्रथा अंग्रेजों ने शुरू कर रखी थी, उस के खिलाफ जो है एक जनता का जयघोष जो है वो दिखाई पड़ा। उन्होंने यंग इंडिया नाम के अखबार में उसको लेकर के लेख लिखा उसके बारे में और बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद वो वहाँ आए भी, मतलब उसके बाद ही वो ये जो अंचल है कौसानी और कौसानी से लेकर के गरुड़ और बागेश्वर तक का, उसी अंचल में, उसी के तलहटी में, कौसानी से भी पहले जो है चनौदा नाम की एक जगह पड़ती है, चनौदा में उन्होंने गांधी आश्रम बनाया।
बात को मैं आगे बढ़ाते हुए यह भी बता दूं कि 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें शामिल होने के लिए जो उत्तराखंड से लोग गए थे उनसे गांधी जी ने साफ कह दिया था कि आप कुली बेगार मत दीजिए और इसके खिलाफ आंदोलन कीजिए। यह भी कहा जाता है कि गांधी जी ने उन लोगों से कहा था कि आप लोग स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने की बजाय पहले इस कुली बेगार प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन कीजिए। इस तरह 1920 आते आते तक कुली बेगार की विरोध चेतना बहुत तेज हो गई थी। कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल में आंदोलन और तेज हो गया था। डॉक्टर शेखर पाठक अपने एक लेख में कहते हैं कि प्रतिरोध की ऊर्जा जितनी स्थानीय स्तर पर जन्मी उतनी ही सीधे राष्ट्रीय संग्राम से भी छनकर आ रही थी। कस्बों में विकसित बद्रीनाथ दत्त पांडे, हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, चिरंजी लाल या गांव से विकसित अनसुया प्रसाद बहुगुणा, मोहन सिंह मेहता, लक्ष्मी दत्त शास्त्री, केशव सिंह रावत, मंगतराम खंतवाल, हरकृष्ण पांडे, ईश्वरी दत्त ध्यानी, हयात सिंह, बदी दत्त वैष्णव, प्रेम सिंह गढ़िया या विश्वविद्यालयों से लौटे भैरव दत्त धूलिया, बडोला बंधु और प्रयाग दत्त पंत या प्रथम विश्व युद्ध से लड़कर लौटे नौजवान या आम किसान सब एक स्वर और शक्ति में बोलने लगे थे। वर्ष 1878 में सोमेश्वर के ग्रामीणों द्वारा बेगार न देना और सामूहिक जुर्माना भुगतान और 1903 में खत्याड़ी के गोपिया और साथियों द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाकर बेगार को गैर कानूनी घोषित किए जाने का निर्णय लाना ग्रामीण प्रतिरोध के प्रतीक थे। बहरहाल 1918 में चमोली, बेईनाग, गंगोलीहाट आदि स्थानों में ग्रामीणों ने बेगार देने से साफ मना कर दिया था। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध ने कुछ समय के लिए इस विरोध को स्वरों में कुछ शिथिलता दिला दी, लेकिन 1919 आते ही फिर से आंदोलन तेज होने लगा था। नेताओं ने उत्तराखंड की जनता से कुली बेगार, कुली उतार व बर्दाश्त देने से इनकार करने का आह्वान किया। दिसंबर 1920 को काशीपुर में कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में इस कुली बेगार के विरुद्ध असहयोग किए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। यह भी बताना जरूरी है कि इससे बहुत पहले प्रशासन को नियमतः श्रम के बदले पैसा देकर कुली उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में कुली एजेंसी भी बना दी गई थी। इसका विचार सबसे पहले गिरिजा दत्त नैथानी ने दिया कर दी थी और लैंसडोन और रुद्रप्रयाग में ये एजेंसियां बनी थी। कुली बेगार को समाप्त करने के लिए अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाल समाचार, गढ़वाली, पुरुषार्थ, शक्ति जैसे समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शक्ति समाचार पत्र के माध्यम से पंडित बदी दत्त पांडे के जन जागरण का ही नतीजा था कि 1921 की मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर में आयोजित हुए पर लगभग 40,000 लोग एकत्र हो गए थे। तब बागनाथ को साक्षी मानते हुए जन सैलाब को बेगार प्रथा का पालन नहीं करने की शपथ दिलाने और तत्कालीन सरकार से वापस लेने की मांग वहां की गई थी। पंडित बदीदत्त पांडे की इस गर्जना पर वहां मौजूद अल्मोड़ा के तत्कालीन जिलाधिकारी डायबल को कुछ नहीं सोच पाया था और वे पुलिस कार्रवाई भी नहीं कर पाए थे क्योंकि वहां अपार जन समूह था और उनके पास बहुत कम पुलिस वाले थे। वहां पर लोगों ने हजारों प्रधानों ने अपने कुली रजिस्टरों को फाड़कर गोमती सरयू के संगम में प्रवाहित कर दिया था और इस तरह यह आंदोलन 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी पर्व के अवसर पर सरयू और गोमती के संगम बगड़ के मैदान से इस आंदोलन का संखदान हो गया था। बदीदत्त पांडे ने कहा था, पवित्र सरयू का जल लेकर बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करो कि आज से कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त नहीं देंगे। और लोगों ने यह शपथ ली थी। सभी गांव प्रधानों ने अपने साथ कुली रजिस्टरों को फाड़कर संगम में बहा दिया था और नतीजा यह हुआ कि उसी साल सरकार को कुली बेगार प्रथा बंद करनी थी। इस आंदोलन को गढ़वाल में पंडित अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने संचालित किया था। इसी तरह की सफलता के बाद
बद्रीदत्त पांडे व अनसुया प्रसाद बहुगुणा को क्रमशः कुमाऊं व गढ़ केसरी का सम्मान दिया गया था। इस आंदोलन से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे और वे स्वयं बागेश्वर भी आए थे। तो दोस्तों, यह थी अमानवीय कुली बेगार और उसे समाप्त करने की कहानी। आपको यह कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिमालय, जय भारत।